हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन लीगल चैम्बर। और सीपीसी की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 को, जो कि सूट्स ऑफ सिविल नेचर की बात करता है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होप यू विल लाइक इट। सी, I have made this synopsis for you to make it easy और understandable। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 बेयर प्रोविज़न क्या कहता है कि ऑल सूट एक्सेप्ट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, सभी सूट को सिविल कोर्ट ट्राई कर सकता है, सभी सिविल नेचर के होते हैं, जब तक कि कोई एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार नहीं हो जाता। हम इन दोनों टर्म्स के बारे में अभी बाद में स्टडी करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, बट उसके पहले हम इन सभी चीज़ों को पहले कवर कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है यहाँ पे कि इंटायर रिलीजियस राइट्स के क्वेश्चंस और सेरेमनी से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे वो सिविल कोर्ट नहीं ट्राई कर पाएगा। फिर से आप समझ लीजिए, पूरा का इंटायर मतलब पूरा केस ही रिलीजियस राइट्स पे है, सेरेमनी पे है, तो वो कोर्ट के पास पावर नहीं है। उसके लिए डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट के माध्यम से। सिविल कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन नहीं है। और इसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन 2 भी बताता है कि एक्सप्लेनेशन 1 के प्रोस्पेक्टिव में फीस और प्लेस भी इररिलेवेंट क्राइटेरिया हो जाएगा। तो ये दोनों रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज़ की बात करते हैं, जो कि सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शनल में नहीं है और वो उस पावर में नहीं है सूट ट्राई करने के, कॉग्निजेंस लेने के लिए। फिर कौन से सूट हैं जो सिविल नेचर के होते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग, कोई सिविल रॉन्ग हुआ है उसके लिए कंपनसेशन वगैरह आपको लेना है तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे। या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसी एक पार्टी ने मना कर दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। स्पेसिफिक रिलीफ के लिए SRA होता है, उसमें आप जाते हो सिविल कोर्ट में, रिलीफ कोर्ट ग्रांट करती है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज से रिलेटेड डाइवोर्स, कंजुगल राइट्स, RCR जैसे होते हैं, है ना, तो उन सभी को लेके। और राइट टू शेयर इन ऑफरिंग, कोई ऑफर है उसमें शेयर आपको नहीं मिल रहा है जबकि आपका शेयर था, तो आप उसके लिए भी सिविल कोर्ट जाएंगे। प्रॉपर्टी के राइट के लिए, वर्शिप के राइट के लिए। अच्छा, इसमें एक केस दे दिया गया था, हुकुमचंद वर्सेस महाराज का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया था कि अ सूट क्लेमिंग अ राइट ऑफ worship is of a civil nature and the nature of inquiry that a court shall make in such suit is also a civil। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है राइट ऑफ वर्शिप, ये सिविल कोर्ट के पास है और इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है वो भी सिविल कोर्ट के पास राइट है। टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस पोजेशन, आपका पोजेशन कोई जो रिलीजियस पोजेशन है वो आपसे कोई ले रहा है, या फिर हाँ, आप उससे रिलेटेड भी आ सकते हैं सिविल कोर्ट में। रेंट के केसेस हो गए, अकाउंट्स के केसेस हो गए। अब इसको समझने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, क्योंकि ये जल्दी से याद तो हो नहीं पाती है और फिर एग्ज़ाम टाइम में हम याद करने की कोशिश करते हैं और फिर हो नहीं पाता, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैंने इन सभी को पहले मार्क कर लिया है। डैमेजेस, स्पेसिफिक, मैरिज, कंजुगल, शेयर, प्रॉपर्टी, वर्शिप, रिलीजियस, रेंट एंड अकाउंट्स। इन सभी के जो वर्ड्स हैं वो ये हैं वर्ड्स, DMRC, SSP एंड रॉ। तो मैंने इसमें बनाया DMRC में SSP ने रॉ के साथ मीटिंग की। जितने भी ये हिंदी के वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ इसको फुलफिल करने के लिए हैं, इस ट्रिक को एक मीनिंग देने के लिए हैं। अदरवाइज जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं यही हैं सिर्फ जो इस पूरे जितने भी काइंड्स हैं उनको ये कवर करता है। तो DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में SSP ने रॉ के साथ मीटिंग की। DMRC में SSP ने रॉ के साथ मीटिंग की। आप इसको 1-2 बार प्रोनाउंस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वो आपको याद रह जाएगा और बहुत ही ईजी ट्रिक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से सूट्स हैं जो सिविल नेचर के नहीं हैं। तो प्रिंसिपल कास्ट और प्योरली रिलीजियस, कोई भी केस अगर वो पूरी तरीके से प्रिंसिपली
कास्ट पे डिपेंड है या फिर रिलीजियस पे डिपेंड है। जैसे कि आप राम मंदिर ही ले लीजिए, वो उसका जो केस था वो सिविल सूट नहीं था, वो रेट पे था। तो मेयर डिग्निटी और ऑनर की यहाँ बात हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेके आप सिविल सूट पे नहीं जा सकते। और उसके बाद हम आते हैं रिकवरी ऑफ वायलेंस। आपने किसी को पेमेंट कर दिया है खुद से अपनी मर्जी से और आप उसको वापस लेना चाह रहे हैं, या फिर अगेंस्ट एक्सपल्जन ऑफ कास्ट, आपको कास्ट से बाहर कर दिया गया है, उसके लिए भी सिविल सूट नहीं है, उसके लिए भी आपको रिट में ही जाना पड़ेगा। तो रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल, इन तीनों का जो क्राइटेरिया है, ये तीनों ही सिविल नेचर के सूट नहीं होंगे। इसमें एक केस था फ्रेंड्स, वी अन्नामलाई रामानुजा वर्सेस रंगा रामानुजा जीर। ये केस ऐसा सा था कुछ कि एक पार्टी जो थी वो एक मंदिर का प्रीस्ट था और उसके जस्ट सामने का जो मंदिर था, एक रोड थी बीच में, सामने भी एक मंदिर था। उस मंदिर के जो भी रिलीजियस जो भी नीड्स थी वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें वो कर दिया करता था, सफाई वगैरह करवा देता था या फिर उसको डेकोरेशन वगैरह करवा दिया करता था। तो उसको क्या था, उसके बाद में वो कोर्ट गया और उसने कहा कि मेरे पास मैं ऐसी ड्यूटीज़ निभा रहा हूँ उस मंदिर को लेके और ऐसे ऑब्लिगेशंस है मेरे ऊपर, तो मुझे उसके प्रॉफिट्स भी मिलने चाहिए एज अ प्रीस्ट, है ना फ्रेंड्स। मंदिर में प्रीस्ट के पास बहुत सारे राइट्स भी होते हैं। तो उसने उसके लिए सिविल सूट किया और वो कोर्ट में गया। तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स वगैरह ने तो नहीं दिया उसको रिलीफ, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप वो ऑब्लिगेशंस निभा रहे हो, उस मंदिर से रिलेटेड सारी चीज़ें पूरी कर रहे हो, रेम्यूनरेशन वगैरह भी आप करवा ही रहे हो, तो हाँ आपका थोड़ा बहुत राइट उस पर क्रिएट हो जाता है। आप वहाँ पे एज अ प्रीस्ट आप राइटफुल ओनर हो सकते हैं। तो ये इस केस में बताया गया था। एक बार इसको आप प्लीज़ पढ़ भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और गूगल पे आप सर्च करेंगे तो तुरंत आपको ये मिल जाएगा। फिर हम वो दोनों टर्म्स की बात कर लेते हैं। एक्सप्रेसली बार्ड मीन्स कि कोई स्पेशल एक्ट बन गया है उसी लॉ के ऊपर। स्पेशल एक्ट जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट्स वगैरह हो गए या फिर किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के जो एक्ट्स होते हैं, तो ये सब सिविल सूट में नहीं आते हैं। ये पहले वहाँ पे होंगे, बट वहाँ अगर रिलीफ और या रेमेडी नहीं मिलती है अग्रीव्ड को, फिर वो कोर्ट में आ सकता है। जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा उसी कोर्ट में हो जाएगा सिविल सूट, फिर वो लेके आ सकता है सिविल कोर्ट में। इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब क्या था, जनरल प्रिंसिपल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। जैसे कि कोई भी सिविल सूट जो है वो क्रिमिनल रॉन्ग नहीं हो सकता है, उसके लिए सीआरपीसी है आपके पास और इसके लिए सीपीसी है। और जैसे कि ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन ही अनलॉफुल है आपके पास, तो आप कैसे उस पर सूट ला सकते हो। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो समझने लायक थी सेक्शन 9 में। मुझे जितना ज़रूरी लगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से या फिर एज अ लॉयर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी इतना समझना बहुत है। आपको बस की पॉइंट्स याद रखने होते हैं क्योंकि लॉ का एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को पहले जनरल प्रोविज़न से समझिए और उसके बाद ट्रिक्स पे याद रखिए उसको। तो मैं ऐसा ही करती हूँ और मैं ऐसा ही करती रहूँगी आपके लिए भी, और ये मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मैं भी लॉ फील्ड से बिलोंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फर्स्ट ये वाला और देन ये। ओके फ्रेंड्स, देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।